हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अभी तक दोस्तों हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सप्लाईज का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, लेवी वाला चैप्टर, फिर उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, और अभी रिसेंटली हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? हमने पढ़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। और ये हमारा चैप्टर क्या है? रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर अगर किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो उसे रजिस्ट्रेशन कैसे लेना होगा, किसको लेना होगा, कब अमेंडमेंट होगी, कब कैंसलेशन होगा, कैसे होगा, उसके टाइमलाइन क्या रहेंगी, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर दोस्तों प्रैक्टिकल वाली चीज अलग है, उसको अलग हम समझेंगे। अभी हम थ्योरेटिकल चीजें समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। प्रैक्टिकल के लिए एक अलग से वीडियोस है, उसको हम रेफर करेंगे, जहां पे हम जीएसटी पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या एस्पेक्ट हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें उस वीडियो में होंगी। इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है? प्रोविजन वाइज चलना है। प्रोविजन वाइज हमें समझना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर दोस्तों हमने आईटीसी के अंदर 16 से लेके 21 तक के प्रोविजन पढ़े, और उसके बाद अगला चैप्टर रजिस्ट्रेशन है तो उसका प्रोविजन कहां से? प्रोविजन है फ्रॉम 22 टू 30। सर बहुत सारे प्रोविजन है। नहीं, प्रोविजन दोस्तों आसान है, छोटे से हैं, जल्दी समझ में आ जाएंगे। पहले वाले चैप्टर में प्रोविजन कम थे बट डिफिकल्ट थे, अब आसान है। तो दोस्तों चलिए साथ में सेक्शन 22 टू सेक्शन 24 आपको बताएगा द पर्सन हु इज लायबल, द पर्सन हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 25 बताएगा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसीजर्स क्या रहेगा। सेक्शन 26 बताएगा कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन कब हो जाएगा किसी पर्सन का। सेक्शन 27 बताएगा रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन के बारे में। सेक्शन 28 बताएगा अमेंडमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, की रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, उसमें कोई अमेंडमेंट करवाना है उसके बारे में बात करेगा। और सेक्शन 29 एंड 30 जो बात करेगा वो कैंसलेशन की और रिवोकेशन, यानी कि अगर कैंसलेशन करवा लिया है उसको दोबारा रिस्टोर करवाना है, रजिस्ट्रेशन को रिवोकेशन करवाना है, उस रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेगा सेक्शन 29 एंड 30। तो दोस्तों सेक्शन 22 पे बढ़ने से पहले एक चीज मैं दोबारा से आपको एक डेफिनेशन दोबारा से याद करवा देता हूं जो कि यहां पे रेलिवेंट है, और वो डेफिनेशन है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर जो कि बताई गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर। ये डेफिनेशन बोलती है दोस्तों टैक्सेबल पर्सन प्लस exempted supply plus export of goods and services plus interstate supply are called aggregate turnover। exempted supply की डेफिनेशन दोस्तों मैंने अभी बताई थी पिछले चैप्टर में, याद करिए, जिसके अंदर मैंने बोला था कि exempt supply include non taxable supply। तो आगे ना एग्रीगेट टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी, ठीक है। अब तो कहते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाई टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस ऑफ ए पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर। यानी कि ये सारी टर्नओवर हमें एक पर्सन की जिसका पैन नंबर के बेस पे उसकी ऑल और पैन इंडिया की उसकी टर्नओवर को ऐड करोगे तो वो बनेगा एग्रीगेट टर्नओवर। इसमें से क्या एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है कि टैक्सेस चार्ज अंडर एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट। फिर एक एक्सप्लेनेशन है कि एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज लेविड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड टैक्सेस ऑन इनवर्ड सप्लाई। तो ये बात कर रहा है दोस्तों कि अगर कोई इनवर्ड सप्लाई का रिवर्स चार्ज वाली है सप्लाई तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। बट दोस्तों क्या आउटवर्ड में मेरी कोई सप्लाई है जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है
तो क्या वो ऐड नहीं होगा? नहीं, वो होगा। हम यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई को एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक स्पेशल कैटेगरी की डेफिनेशन है दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, बोलता है ये कि द स्टेट एज स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ऐड कर लीजिए इसमें। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को हम बोलेंगे ये स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है। स्पेशल कैटेगरी की स्टेट कहने का मतलब दोस्तों कि वहां पे रजिस्ट्रेशन की कुछ लिमिट जो कम दी हुई है। अब ये डेफिनेशन अभी तक बोले, अगर मैं कुछ दिनों पहले तक बोलूं तो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट की डेफिनेशन मैंने अभी भी इंक्लूड कर रखी है, बता रहा हूं आपको। पर दोस्तों बता इसलिए रहा हूं कि थी या है अभी, अब नहीं है। क्यों दोस्तों? अभी रिसेंटली अब अमेंडमेंट हुआ कि स्पेशल कैटेगरी के ये जो 7 स्टेट्स हैं, पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो थी वो 10 लाख थी कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और कोई इनके अलावा स्टेट है यानी कि हरियाणा है या फिर पंजाब है या कर्नाटक है, उनकी लिमिट थी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख देन पर्सन नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। पर अब रिसेंटली अमेंडमेंट में इन स्टेट्स के लिए भी लिमिट 20 लाख कर दी गई है। पहले इसलिए भी पढ़ना था कि ये 7 स्टेट्स कौन से हैं, पर अब नहीं है, पर हमने पढ़ लिया, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अब मैं चल रहा हूं सेक्शन 22 पे। सबसे पहला प्रोविजन जो कि बोलता है कि रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और इसकी डेफिनेशन की लाइन क्या है, इसकी सेक्शन की लाइन कैसे स्टार्ट होती है? बोलता है कि 3 एक्ट्स एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन अंडर जीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी स्टेट्स ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि कोई भी स्टेट हो सकता है, रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी, रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिखा, और इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यानी कि इस सेक्शन 22 की जो भी प्रोविजन है वो एज एप्लीकेबल होंगे ये सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजन, चाहे वो एसजीएसटी एक्ट हो, चाहे यूटीजीएसटी एक्ट हो या आईजीएसटी एक्ट हो। फिर दोस्तों पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर ओवर ₹20 लाख, 10 लाख ब्रैकेट में जो लिखा है फॉर स्पेशल स्टेट। उसके बाद दोस्तों मैंने अभी जो अमेंडमेंट आया है उसको लिखा है, बट इन रिसेंट amendment proposed by GST Council, the threshold exemption limit registration in the state of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Uttarakhand to be increased to 20 lakh from 10 lakh। ये हो गया है, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन की एक ही थ्रेशोल्ड लिमिट है, कितने की? 20 लाख की। J&K में कितनी लिमिट है सर? वहां पे भी 20 लाख है दोस्तों। फिर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बाय एवरी पर्सन simultaneously registration under CGST, SGST, UTGST, IGST being done। तो यानी कि जब आप इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाओगे CGST में, पैरेलली आपका रजिस्ट्रेशन IGST, SGST, UTGST में भी हो जाएगा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी स्टेट, क्योंकि इसकी सेक्शन 22 की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो पैन बेसिस पे है। तो पैन बेसिस पे स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन लेना है तो मुझे हर एक स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सेपरेट लेना है। अगर मेरा इन 4 स्टेट मेरा बिजनेस है, लाइक 4 या 5 स्टेट के अंदर मेरा बिजनेस है, तो हर एक स्टेट में मेरे को जीएसटी नंबर लेना होगा। Possibility is there. It is possible separate registration for each business vertical with a state as defined under section 228। बिजनेस वर्टिकल की जो डेफिनेशन 218 के अंदर हमने पढ़ी थी, उन बिजनेस वर्टिकल का आप एक ही स्टेट के अंदर जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस वर्टिकल के लिए आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। बिजनेस वर्टिकल अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो बिजनेस सेगमेंट, जो कंपनी एक ही स्टेट में काम तो कर रही है पर उसके जो प्रोडक्ट हैं, उसके जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं, कुछ है हो सकता है एफएमसीजी में है, तो कुछ उसका कॉस्मेटिक में है, कोई गारमेंट्स में है, तो इनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट ले सकती है।
और दोस्तों अभी रिसेंटली जो एक और अमेंडमेंट इसमें आया है, ऐड करा गया है, बोलता है कि टैक्सेबल पर्सन में ऑप्ट फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी। यानी कि पहले सिर्फ बिजनेस वर्टिकल वाले एक स्टेट के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते थे, पर अब इस सब के लिए फ्लेक्सिबल कर दिया कि अगर किसी कंपनी को एक से ज्यादा एक स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए वो ले सकता है। ये प्रॉब्लम आती थी दोस्तों ट्रांसपोर्टर के केस में। उन्हें लॉजिस्टिक के अंदर उन्हें चाहिए था कि उनके जहां जहां ऑफिस हैं वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि दोस्तों उनके लिए वहां पे जैसे ही उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी डालते थे तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस आ जाता था, जबकि उसकी सप्लाई कहीं और किसी और दूसरी लोकेशन से हो रही होती थी, क्योंकि उसके अलग अलग भी ऑफिस थे स्टेट के अंदर। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने अब सबके लिए ओपन कर दिया। इस तरीके से दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अब अगर एक कंपनी अगर मान लेते हैं सभी इंडिया के सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी में बिजनेस करती है तो कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? तो दोस्तों इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, प्लस 7 यूनियन टेरिटरी है। 7 यूनियन टेरिटरी में से 2 का अपना लेजिस्लेचर है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो वो 2 एक तरह से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो 29 + 2, और बाकी कितने बचे? रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरी, उनमें रजिस्ट्रेशन तो कितने हो गए टोटल? 29 + 2 + 5 36 रजिस्ट्रेशन वो ले सकता है, प्लस में जितने भी बिजनेस वर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकता है। पर अब नए अमेंडमेंट के हिसाब से हम बोले तो इन स्टेट्स के अंदर और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी पर्सन ले सकता है, रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल पर्सन। अब दोस्तों आगे चलते हैं एग्जांपल्स पे, समझते हैं जो भी हमने बोला एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है दोस्तों, दिल्ली के अंदर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर है 10 लाख रुपीस की। मणिपुर जो कि स्पेशल स्टेट्स में आता है, अब छोड़ देते हैं, पहले का एग्जांपल है, नए तरीके से बोलते हैं। दिल्ली के अंदर टर्नओवर है 10 लाख, मणिपुर की टर्नओवर है 11 लाख, तो टोटल टर्नओवर पैन बेसिस पे मेरी टर्नओवर कितनी हुई? पैन इंडिया बेसिस पे 21 लाख। तो ये 20 लाख से दोस्तों ज्यादा है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? हाँ करवाना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, कहां करवाना होगा? एक स्टेट के अंदर, दोनों स्टेट के अंदर? सर दोनों स्टेट के अंदर। एक स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया दोस्तों, दूसरे स्टेट में टर्नओवर कम क्यों नहीं है 20 लाख से, वहां पे भी लेना होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, दिल्ली के अंदर मेरा गारमेंट का बिजनेस है जिसकी टर्नओवर है 9 लाख रुपए, और दिल्ली के अंदर मेरा अल्कोहलिक लिकर जो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का भी बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ है। तो दोस्तों आप बताइए, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा कि मेरी जीएसटी वाली जो टर्नओवर है वो तो सिर्फ 9 लाख है। पर हाँ आपने बोला हाँ रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि नॉन टैक्सेबल टर्नओवर भी ऐड करी जाती है, उसको एग्जेम्प्टेड हमने सप्लाई बोला है, तो वो भी ऐड करी जाती है एग्रीगेट टर्नओवर में। तो एग्रीगेट टर्नओवर तो कितनी बन गई? 1 करोड़ 9 लाख। यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है, ना कि टैक्सेबल टर्नओवर देखनी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, इसलिए दिल्ली के अंदर भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। थर्ड एग्जांपल, दिल्ली में टर्नओवर है 9 लाख रुपए की, गुड़गांव में मेरी टर्नओवर है 10 लाख रुपए की, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हुई? 19 लाख। तो 19 लाख पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा? नहीं लेना होगा। रजिस्ट्रेशन कब लेना है? 20 लाख से जब ज्यादा होगी रजिस्ट्रेशन तब चाहिए। तो मुझे ना तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना है ना हरियाणा में लेना है। पहले क्या होता था दोस्तों, कहीं वो वाले जमाने में नहीं चली जाइएगा, सर्विस टैक्स वाले जमाने में, जहां पे हम बोलते थे सर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी तो है 10 लाख से, 10 लाख पे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 9 लाख उसकी लिमिट है कि 9 लाख के बाद आपको करवाना ऑप्शनल है और 10 लाख के बाद मैंडेटरी है। यहाँ तो सिंपल एक ही लिमिट है 20 लाख रुपए की, कि 20 लाख से बिजनेस ज्यादा तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, उससे पहले वॉलंटरी आप करवा सकते हो। तो इस थर्ड एग्जांपल के अंदर ना तो मुझे दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है ना हरियाणा के अंदर करवाना है रजिस्ट्रेशन। अगला एग्जांपल नंबर 4,
दिल्ली के अंदर मेरी टर्नओवर है 14 लाख की, सिक्किम के अंदर टर्नओवर है 7 लाख की, 21 लाख हो गई दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन मुझे कराना है दोस्तों? हाँ सर करवाना है। कहाँ कराना है? दोनों स्टेट के अंदर मुझे करवाना है। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 5, मेरे पास मेरी टैक्सेबल टर्नओवर दिल्ली में है 11 लाख की, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई 4 लाख रुपए की है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई मेरी है 1 लाख रुपए। बताओ दोस्तों मेरी दिल्ली में टर्नओवर कितनी हुई? ये रिवर्स चार्ज वाली दोस्तों मुझे क्या ऐड करना है? हाँ नहीं ऐड करना है, तो मेरी दिल्ली की टर्नओवर क्या बोलूंगा मैं? 11 + 1 12। सिक्किम की मेरी टर्नओवर है टैक्सेबल 4 लाख और एग्जेम्प्टेड है 3, तो 4 + 3 7, और ऊपर मेरी कितनी थी? 12 + 7 कितनी हुई दोस्तों? 12 + 7 18। तो मुझे क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है? सर नहीं करवाना है। अरे दोस्तों ये बोला, अभी आप पढ़ोगे आगे मैं बताऊंगा कि अगर आरसीएम की सप्लाई है कितनी भी है तभी रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना पड़ेगा, इवन दो मेरी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम क्यों नहीं है। तो मैंने जो पहले आपको जिस तरीके से बताया उस हिसाब से तो लग रहा था कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, पर मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा जिसमें जीएसटी के अंदर सेक्शन 22 तो नॉर्मल बोलता है कि 20 लाख वाली बात, जब मैं आगे जाऊंगा सेक्शन 24 पे 23-24 पे तो ये मुझे बताएगा कि कब मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है किस किस पर्सन का। तो उसमें से एक है दोस्तों रिवर्स चार्ज वाला, इसलिए करवाना है, अदरवाइज आप ठीक थे। यानी कि अब जब अगर मुझे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ गया आरसीएम की वजह से तो फिर दोस्तों सिक्किम में भी करवाना पड़ेगा। हाँ इसलिए करवाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6, दिल्ली के अंदर मेरी टर्नओवर है टैक्सेबल टर्नओवर 5 लाख रुपए की, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 3 लाख रुपए की और मैंने वहां पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। सिक्किम के अंदर मेरी टर्नओवर है 6 लाख रुपए की और एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 2 लाख रुपए की, तो ओवरऑल टर्नओवर मेरी कितनी है पैन इंडिया बेसिस? 16 लाख। वैसे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, बट अगर मैंने वॉलंटरी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो मुझे सिक्किम में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। हाँ लेना होगा। अब दोस्तों मैं सेक्शन 23 पे आ गया हूं। सेक्शन 23 एग्जम्पशन का है, मैंने एग्जम्पशन में भी आपको पढ़ाया था ये, जिसमें मैंने बोला था कि कब किस किस पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। 2 स्टैंडर्ड है इसके क्लॉज। पहला क्लॉज बोलता है पर्सन एक्सक्लूसिवली डील इन गुड्स एंड और सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट, यानी कि कोई पर्सन सिर्फ उसी में डील करता है जो कि जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है या जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे अल्कोहल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है या कि जिसके ऊपर एग्जम्पशन है गुड्स के ऊपर और वही वो सप्लाई कर रहा है, अल्कोहल की सप्लाई कर रहा है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। दूसरा, एन एग्रीकल्चरलिस्ट टू द एक्सटेंट सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी कि अगर कोई किसान वो खेती कर रहा है और वो जो उस खेती अनाज को बेचता है, वो जो उससे जो प्रोड्यूस होती है पल्सेस राइस वो जो बेचता है उस सप्लाई के ऊपर उस सप्लाई के लिए उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। और थर्ड है दोस्तों, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन में भी एग्जेम्प्टेड, जिनको वो एग्जेम्प्ट कर सकता है। और दोस्तों रिसेंटली इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी और एग्जाम्पशन दी गई है। रिसेंटली एक जो नोटिफिकेशन आई है 12 जुलाई को, जिसमें बोला गया कि मार्बल वुड स्टोन डाइटिस जो हस्तशिल्पकार होते हैं, पत्थर वाले लकड़ी वाले, वो अगर अपने इन चीजों को बेचेंगे वो सब उनको इसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, चाहे वो 20 लाख की बेचें 50 लाख की बेचें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आ रहा हूं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो मैंने अभी एग्जांपल जो रिवर्स चार्ज वाला बोला था उसका ये सेक्शन है 24। दोस्तों इस प्रोविजन के अंदर
12 कैटेगरी हैं, 12 कैटेगरी स्पेसिफाई हैं जिन पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनको लेना पड़ेगा, इस 12 कैटेगरी ऑफ पर्संस को। जिसमें से पहले कैटेगरी क्या है, सप्लाई मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, यानी कि जो इंटरस्टेट सप्लाई करेगा पर्सन